उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में इस वक्त चुनाव का माहौल चल रहा है। 2 चरणों का चुनाव हो चुका है, तीसरे चरणों में प्रवेश कर चुके हैं। तो ऐसे में खास बात देखने की ये होगी कि क्या आगामी लोकसभा चुनाव में जो तीसरे चरण का चुनाव होने वाला है उसमें किस तरीके का देश की जनता का मूड देखने को मिलेगा। बात करते हैं अगर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की, तो 5वें चरण में चुनाव होने हैं। तो ऐसे में जो महत्वपूर्ण जो सीटें हैं लखनऊ की और वहीं दूसरी तरफ देख लें तो मोहनलालगंज है। दोनों ही बड़े कांटे की टक्कर है, क्योंकि अभी देखने को हाल ही में मिल रहा है कि जिस तरीके से एक तरफ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी बीजेपी के प्रत्याशी हैं लखनऊ से, तो दूसरी तरफ रविदास मेहरोत्रा जी। जब से उनका नामांकन हुआ है दोनों ही लोगों का, उसके बाद से एक नया मोड़ देखने को मिला है, क्योंकि रविदास मेहरोत्रा जी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी अफवाह फैलाते हुए उन्होंने बताया कि रविदास मेहरोत्रा जी का जो नामांकन हुआ है वो कहीं ना कहीं गलत है। तो जिसके कारण सपा समाजवादी पार्टी की तरफ से एक अल्टरनेट के तौर पर एक और प्रत्याशी का भी नामांकन कल हुआ है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि क्या 2 प्रत्याशी को समाजवादी पार्टी की तरफ से इंडिया अलायंस की तरफ से खड़ा किया गया है, तो आखिर में क्या किसी का टिकट कटेगा और या फिर किसी एक का चुनाव होना है। तो ऐसे में खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ विकास शुक्ला जी हैं। जरा इनसे जानेंगे कि क्या जिस तरीके से लखनऊ की राजनीति है लगातार रुख बदलती हुई नजर आ रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? जिस तरीके से लखनऊ में विकास हुआ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी भी लगातार दावे ठोक रहे हैं, वहीं रविदास मेहरोत्रा जी लगातार वो कह रहे हैं इस बार 3 लाख से ज़्यादा मतों से हम राजनाथ सिंह जी को हराएंगे। क्या कुछ कहेंगे इसमें संदर्भ में मैं ये कहना चाहूँगा कि माननीय राजनाथ सिंह जी के, रक्षा मंत्री जी के नामांकन में मैं था। माननीय मंत्री जी से मेरी बात भी हुई थी। चुनावी समय के हिसाब से उतनी ही बात हो पाई थी, क्योंकि इस टाइम थोड़ा सा बिजी शेड्यूल होता है। तो रविदास मल्होत्रा जी राजनाथ सिंह जी की टक्कर पे नहीं है। क्यों नहीं है कि जो हाईवे, एक्सप्रेस वे और भी जो अन्य काम हुए लखनऊ में हुआ, वो माननीय राजनाथ सिंह के द्वारा, जैसे मेट्रो का हुआ और इसके बाद में आपका एक्सप्रेस वे जो बने हैं और कई एक पार्कों का उद्घाटन हुआ, मतलब ऐसी सारी बहुत सी विकास योजनाएं जो माननीय राजनाथ सिंह जी द्वारा हुई। तो पब्लिक माननीय राजनाथ सिंह जी को सपोर्ट करती है। अब चुनावी तौर तरीके पर रविदास मेहरोत्रा ये दावा करते हैं कि भाजपा हार जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं राजनाथ सिंह जी से मिला हूँ, मेरी कुछ बात भी हुई है, और जैसा कि मुझे अनुभव है, मैं पब्लिक में 3 दिन से कैंपिंग कर रहा हूँ लखनऊ, तो उनके प्रचार को लेके उनके मतलब जो किया है, उन्होंने काम किया है अपने 5 साल में सांसदीय क्षेत्र लखनऊ में, तो उसमें पब्लिक उनको अच्छा सपोर्ट दे रही है और भारी जीत माननीय राजनाथ सिंह जी की होगी लखनऊ से, ये मैं दावे के साथ। जिस तरीके से हम लोग देखते हैं कि पूरा लखनऊ को जिस तरीके से पुलों की जालों से पूरा बिछा दिया है इन्होंने, तमाम स्टेशनों की बात कर लें तो उन सब का संवार दिया है। पहले के मुकाबले काफ़ी हाईटेक सिटी के तौर पर लखनऊ को देखा जाता है। किस तरीके से रक्षा मंत्री के साथ साथ ये लखनऊ को संवारते हैं कि इतनी कैपेसिटी, इतनी एनर्जी आखिर वो कैसे भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मिल पाता है? वो मोदी जी के गाइडेंस से, मोदी जी के दिशा निर्देश अनुसार, माननीय नितिन गडकरी जी के रोड मैप इंजीनियर जो हैं उनके दिशा निर्देश अनुसार, जितने मतलब राष्ट्रीय बड़े नेता हैं, अमित शाह जी हैं बीजेपी में, योगी जी हैं, ये सब बड़े नेताओं के गाइडेंस पर ही होता है। और लखनऊ में जो एक्सप्रेस वे, हाईवे, भाई नितिन गडकरी जी परिवहन मंत्री हैं, तो मैप तो उनका ही तैयार हुआ है हर जगह। जैसे आप दिल्ली टू मेरठ रोड देख लीजिए, एक्सप्रेस भी आप कानपुर, अलीगढ़ देख लीजिए, अब जो कंडीशन है, मतलब सड़कों का जो पुलों का जाल बना है वो तना बना बीजेपी सरकार में ही, मतलब न्यू भी उसकी पड़ी और बीजेपी सरकार में ही उन विकास कार्यों का पूरा काम भी है। आप लोग दावा करते हैं कि जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तमाम सारे हाईवे बने, मगर वहीं अखिलेश यादव जी को देख लें तो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे वो कहते हैं हमारी सत्ता में उसका जो है शिलान्यास हुआ, हमारी सरकार में बना,
उस समय फाइटर जेट उड़े, और आज भारतीय जनता पार्टी केवल झूठे वादे कर रही है और दोबारा तरीके से उसकी ओपनिंग की जा रही है। तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं विपक्ष घेरने का काम कर रहा है? अखिलेश जी के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि माननीय अखिलेश जी सपा सुप्रीमो के बेटे हैं, माननीय मुलायम सिंह यादव जी के, और अध्यक्ष भी हैं इस टाइम पार्टी के। जो माना कि लखनऊ आगरा एक्सप्रेस पे को तो मैं ये मान सकता हूँ कि नींव उनके साथ पड़ी, उनके सामने, लेकिन जो काम हुआ, बचा खुचा काम हुआ, वो तो बीजेपी शासन में ही हुआ। अच्छा ठीक है, ये मान लिया मैंने। जो पूर्वांचल एक्सप्रेस है उसकी नींव तो मोदी जी ने डाली, नितिन गडकरी जी ने डाली, वो भाजपा सरकार में पूरा काम हुआ। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे का है, वो भी बीजेपी सरकार में नींव पड़ी, मतलब बीजेपी सरकार में उसका काम शुरू हुआ। मतलब जो भी हुआ, जो वादे किए भाजपा ने, वो पुलों से लेके, रोडों से लेके, जनता की जो भी मतलब नीतियां हैं नेताओं के प्रति, या नेताओं के भाजपा सरकार में जो भी वादे रहे, जो उनका चुनावी एजेंडा रहा, वो माननीय प्रधानमंत्री जी ने खुद पूरा किया। लगातार 2014 से इस सीट पर ये मौजूद है, तो वो कहते हैं कि लखनऊ में किसी प्रकार का राजनाथ सिंह जी ने कोई काम नहीं किया, चाहे वो मेट्रो स्टेशन की बात कर ले, चाहे वो एक्सप्रेस वे की बात कर ले, या तमाम सारी डायल 100 में जो उस समय स्कॉर्पियो बोलेरो वगैरह देने की जो बात थी वो हो गई, 112 की बात हो गई, तमाम सारी योजनाएं, क्रिकेट स्टेडियम भी गिनवाते रहते हैं। तो क्या भारतीय जनता पार्टी और राजनाथ सिंह जी के कार्यकाल में क्या कुछ ऐसा कुछ थोड़ा कैमरे तरफ देखिए? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में जब ये सीट माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की थी, पहले तो वो ही जीतते थे यहाँ से भाजपा से, तो बीजेपी काम यहाँ तब भी करवाती थी, और इसके बाद माननीय राजनाथ सिंह जी, सांसदीय क्षेत्र उनका लखनऊ रहा, तो उसी तर्ज पर काम उन्होंने भी करवाया। और ये हम ही नहीं कहते हैं, ये जो समझदार लखनऊ की जनता है, वो सारी जनता ये कहती है कि अटल जी के दिशा निर्देश, उनके गाइडेंस पर ही माननीय राजनाथ सिंह जी काम कर रहे हैं, और भारी काम किया हुआ है। इतना तो मान लीजिए, पहले तो कांग्रेस सरकार भी हुआ करती थी, लखनऊ और पूर्वांचल में जो एक्सप्रेस वे हाईवे बने हुए हैं, ये पहले भी बन सकते थे, लेकिन पहले तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब ये पहले ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो विपक्ष का काम घेरने का है, विपक्ष घेरता है और काम करने वाले काम करते हैं। अब चुनावी एजेंडा को लेके मैं आपको ये बताऊं, जैसे कि एक वो चंद्रशेखर जी, चंद्रशेखर रावत, उन्होंने भी अपनी एक पार्टी बनाई है, वो भी कह रहे हैं कि हम नगीना से चुनाव जीत जाएंगे। अब आप ये बताइए, गोरखपुर से क्या वो जीत गए थे? जब गोरखपुर से चुनाव लड़े थे, क्या वो जीत गए थे? और फिर उनकी कार्यशैली भी कुछ नहीं, उनका जो भाषा शैली है, आपने उनके वीडियोस भी देखे होंगे, उनकी पार्टी मीटिंग भी देखी, असलाहों का प्रदर्शन करना, गाड़ियों का प्रदर्शन करना, पब्लिक का प्रदर्शन करना, ये चंद्रशेखर आजाद को शोभा नहीं देता। तो ऐसे ही विपक्षी दल एक साठगांठ बना रहे हैं सब मिलके कि किसी तरीके से भाजपा आ रहा है। इस बार भाजपा किन किन मुद्दों को लेकर के लोगों के बीच में जाएगी और क्या वादों के साथ लोगों को विश्वास दिलाएगी कि 2024 में एक बार पुनः प्रधानमंत्री जी को फिर से चुना जाए? मोदी जी ने कहा था कि आम पब्लिक से कहा था, पूरी देश की पब्लिक से कहा था कि आपके लिए 100 दिन बाकी है, 100 दिन में आप सोच लीजिए, 100 दिन के बाद जिस दिन इलेक्शन खुलेगा, मतलब वो दोबारा प्रधानमंत्री होंगे, शपथ लेंगे, तो इसके बाद फिर काम धड़ाधड़ाएगा, ये पूछने की बात नहीं। और उन्होंने ऐसा पहले किया भी है। तो प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं, क्योंकि उनकी गारंटी पर ही बीजेपी है, जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं वो करते हैं। बीजेपी का वोट बैंक इसीलिए तो इतना है। योगी जी भ्रष्टाचार, मतलब गुंडागर्दी, माफिया जो यूपी से कम कर रहे हैं, इसीलिए तो बीजेपी का गवर्नमेंट इतना, मतलब वोट है इतना, एक कोर है। राजनाथ सिंह जी हुए, योगी जी हुए, मोदी जी हुए, और इसके बाद में आपके अमित शाह जी हुए, जितने बड़े बड़े लीडर हैं, उनकी सब एक कोर कमेटी है। और वो जिस तरीके से पदाधिकारियों को, कार्यकर्ताओं को आदेश करते हैं, गाइडेंस करते हैं, पब्लिक के बीच में जाने के लिए बोलते हैं, उस तरीके से हम लोग जाके अपना काम करते हैं। 2014 के पहले की बात कर ले, गुंडागर्दी थी, तमाम पूर्वांचल की तरफ आप चले जाइए तो वहाँ काफ़ी आए दिन कुछ ना कुछ होता था, घटनाएं घटती थी। किस तरीके से उत्तर प्रदेश के जो मुखिया हैं वो सारी चीज़ों को कैसे कंट्रोल कर पाएँ और आज महिलाओं को, बेटियों को कैसे सुरक्षा के प्रदान कर पाएँ? महिलाओं, बेटियों की सुरक्षा के बारे में तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये मैं ही नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि मैं बीजेपी कार्यकर्ता हूँ। तो अगर मैं अपने मुंह से कहता हूँ तो लोग ये कहेंगे एक पार्टी बेसिस की बात कर रहे हैं।
आप डोर टू डोर जाके पता कर लीजिए, जो पहले आज के पहले सपा सरकार में होता था, वो उसको बदल के आज की कंडीशन में किसी माफिया की, किसी गुंडे की, किसी बलात्कारी की, किसी भी मतलब एक बड़े आदमी की ये दम नहीं है जो कुछ गलत काम कर सके, किसी बहन बेटी को छेड़ सके, किसी के घर डकैती डाल सके, किसी को चौराहे पे गोली मार सके। ये अब हिम्मत नहीं है, क्योंकि योगी जी उन माफियाओं का इलाज कर चुके हैं और जो रहे बच्चे हैं अगर वो ऐसी प्रकृति करते हैं दोबारा, तो उनके लिए योगी जी ने फिर एक फार्मूला नया तैयार किया है, जो वो फार्मूला आपको चुनाव के बाद सामने आ जाएगा। जिस तरीके से पूरी अयोध्या संवर चुकी है, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बन चुका है और बात हो रही मथुरा की, तो क्या लगता है कि 24 के चुनाव के बाद मथुरा की बारी है? जी जी, अयोध्या में तो भगवान रामचंद्र जी विराजमान हो चुके हैं। विश्वनाथ बाबा की कृपा से वहाँ भी आरती होने लगी। कोर्ट ऑफ कंडक्शन ये आदेश हो गया है, वहाँ भी जो स्थल नीचे है वहाँ पर साक्ष्य पाए गए, कोर्ट ने कहा ये, तो वहाँ भी आरती करने की अनुमति दे दी गई है विश्वनाथ बाबा में। और मथुरा में भगवान जो कृष्ण रामचंद्र जी की जन्मभूमि है, उस पर तो मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद में जो कोर्ट फैसला था, सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आएगा, उस पे बीजेपी सरकार काम करेगी। उत्तर प्रदेश के जो मुखिया हैं उनकी लगातार लोगों के बीच में डिमांड बढ़ती जा रही है। वो देश के किसी भी राज्य का अगर इलेक्शन होता है तो स्टार प्रचारकों के बीच में सबसे ऊपर जो नाम आता है वो उत्तर प्रदेश के मुखिया आती है। क्या लगता है कि लोगों के बीच में प्रधानमंत्री की दावेदारी 2029 में इस बार माननीय योगी जी का भी होगा, लोगों की काफ़ी डिमांड बढ़ रही है, तो क्या कुछ इस तरीके का भी कुछ आप लोग पब्लिक के बीच में जाते हैं, कार्यकर्ताओं के बीच में जो मीटिंग होती है, तो क्या ऐसा लगता है कि मोदी जी से ज़्यादा पॉपुलैरिटी अब योगी जी की भी बढ़ती जा रही है? मैं इससे पहले मैं आपको बताऊं कि एक बार मैं उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव में ही, कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी का ही विधानसभा का चुनाव था इससे पहले, तो उनकी सभा में मैं एक मेरठ, पूर्वी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेरठ पड़ता है, तो योगी जी ने ये कहा था स्पष्ट कि मुझे प्रधानमंत्री बनने की चाह है। प्रधानमंत्री जी तो मोदी हैं, उनके ऊपर ये डिपेंड करता है, जैसा पार्टी मुझे आदेश करेगी, जैसा मुझे हाई कमान आदेश करेगा, जैसा मुझे हमसे बड़े वरिष्ठ नेता आदेश करेंगे, मैं वो काम करूंगा। मैं अपनी मर्जी से कोई प्रधानमंत्री पद का दावेदार नहीं हूँ। वो उन्होंने पिछले अपने चुनाव में, जब विधायकी का चुनाव, उनका मुख्यमंत्री का चुनाव था, तब उन्होंने मेरे सामने इस बात को मेरठ में कहा हुआ था। तो मैं तो ये नहीं मानता कि योगी जी अपनी मर्जी से दावेदारी कर रहे हैं प्रधानमंत्री। ये तो मानते हैं ना कि उनकी लोकप्रियता लगातार, लोकप्रियता योगी जी की कामों से, उन्होंने इतने अच्छे काम किए हैं पब्लिक के बीच में, उनकी अगर डिमांड बढ़ी है, पब्लिक के बीच में एक उनकी साथ है या पब्लिक उनको ज्यादा सपोर्ट करती है, तो उन्होंने ऐसे काम किए, सारे अच्छे काम किए हैं। परसों की बात बताऊं, कोई एक स्पेशल सभा थी, क्योंकि चुनाव में बाहर उनको प्रदेश में जाना होता है, कई जगह जाना होता है, तो एक उनकी कोई पर्सनल सभा थी लखनऊ में ही प्रॉपर, बस कालिदास मार्ग पे। तो मैंने प्रयास किया कि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को मिलूं। इससे पहले जनता दरबार में मैं कई बार मिला, अपना जो काम था वो लेके, कुछ काम मेरा हुआ और कुछ चुनाव की वजह से नहीं भी हो पाया। तो मैं परसों मिला माननीय मुख्यमंत्री जी से, तो चूँकि समय का अभाव होता है इस टाइम, ज़्यादा तो मेरी बात नहीं हो पाई, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी से जो मैंने 2 चीज़ें कही, उन्होंने मुझे चुनाव के बाद उन चीज़ों पर भरोसा दिलाया कि चुनाव के बाद में पहले ही आपका 15 दिन 20 दिन बाद में पहले ये काम आपका हो जाए। तो मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई दूंगा, क्योंकि ऐसे टाइम पर उन्होंने अपना इतना बहुमूल्य कीमती टाइम निकाला, जो कि मेरी बात सुनी और मुझे मिले। मैं तो कोई इतना लंबा कार्यकर्ता भी नहीं हूँ, मैं केवल कार्यकर्ता हूँ, बीजेपी का कोई पदाधिकारी तो नहीं हूँ, और कार्यकर्ता की हैसियत से जो उन्होंने सम्मान मुझे दिया, मैं उनका आभारी हूँ और तहे दिल से उनका स्वागत करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री का। जी जी, अब जैसे मुझे मुख्यमंत्री जी मिले तो मेरा एक इरादा जगा, ऐसे बहुत लोगों को मिलते हैं तो कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ता है। तो जब कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ता है तो माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रचार में, माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश अनुसार हम लोग चढ़ बढ़कर काम करते हैं। डोर टू डोर काउंटिंग लखनऊ भी कर रहे हैं। इसके बाद में जैसे कन्नौज है हमारा, तो मैं कन्नौज में भी अपना कर रहा हूँ काम। मेरे यहाँ कन्नौज से रजनी तिवारी जी हरदोई की हैं, बिलग्राम की, वो चुनाव प्रभारी हैं। तो संभवतः वो परसों मैं उनसे भी मिला था, और मिलने के बाद में उन्होंने मुझे लखनऊ के लिए दिशा निर्देश किया था 4 दिन के लिए, कि हो सकता हो शुक्ला बेटा तुम ऐसा करो, लखनऊ 4 दिन रुको।
कंडीशन देखो, तो मैं इस हिसाब से लखनऊ देख रहा हूँ। माननीय राजनाथ सिंह का उसी दिन नामांकन भी था। 20 मई को चुनाव हो जाएंगे, तो क्या लगता है इस बार रविदास मल्होत्रा और राजनाथ सिंह जी के बीच में टक्कर होगी और कितने का मार्जिन लगभग निकल के आएगा? रविदास मल्होत्रा जी, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जो सपा से लोग सपा से लखनऊ से हैं, राजनाथ सिंह के आगे बहुत ज़्यादा वोटों से आ रहे हैं। राजनाथ सिंह जी रविदास मल्होत्रा से बहुत ज़्यादा वोटों से जीतेंगे। हम आपको ऐसे आंकड़ा बता दें, 2-2.5 लाख से ऊपर माइलेज जिससे राजनाथ सिंह जीतेंगे और रविदास मल्होत्रा हारेंगे चुनाव। सपा की तरफ से एक और अल्टरनेटर जो है प्रत्याशी घोषित किया गया है, तो क्या लगता है कि कुछ पार्टी में कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा? सपा की, ये तो मैं आपको बात बता दूं कि सपा का ये एक एजेंडा होता है चुनाव। मैं ये तो आपकी लखनऊ सीट रही रविदास मल्होत्रा जी की, मैं कन्नौज की बात कर रहा हूँ। माननीय अखिलेश यादव जी ने पहले अपने भतीजे तेज प्रताप को कन्नौज से उतारा। 3 दिन तेज प्रताप सुर्खियों में रहे लोकसभा क्षेत्र लखनऊ में कि वो यहाँ के सांसद कैंडिडेट मेंबर, मतलब टिकट उनको मिला है। चौथे दिन तेज प्रताप जी का नाम हटके माननीय अखिलेश यादव जी का नाम आ गया। नामांकन जस्ट जिस दिन नामांकन कन्नौज था, है ना, तो वो ऐसा कुछ प्रोजेंडा करते हैं हर सीट पर। अब उनको लखनऊ से खतरा ही तो है, इसीलिए तो ये सब ट्रांसफर सिस्टम कर रहे हैं। एक नहीं 2-2 प्रत्याशी कर रहे हैं, या अपनी कोई उनकी पॉलिटिक्स नीति होगी या कोई अपना उनका विचार होगा, लेकिन उस विचार से बीजेपी को कोई नुकसान नहीं है। बीजेपी से माननीय राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री जी 2 लाख वोटों से ऊपर चुनाव जीतेंगे और लखनऊ की जनता उनके साथ है, उनको आशीर्वाद दे रही है और ये चीज़ आपको बहुत जल्द से जल्द दिखाई देगी, जो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको बताऊंगा। देश में चुनाव के साथ साथ इस बार क्या आप लोग अंदाज लगाते हैं कि इस बार कितनी सीटें निकल जाएंगी? सीटों की तो मैं आपको बात बताऊं, 370-72 तो पहले है ना, और जो गठबंधन हुआ 412 बीजेपी की, मतलब 400 का मोदी जी का टारगेट है। लेकिन जो ज्योतिषी हैं, ज्योतिषाचार्य हैं, आपने और भी चैनलों पे टीवी पे देखा होगा, जो मतलब बड़े बड़े विद्वान लोग हैं, प्रकांड विद्वान हैं जिनको बोलते, वो 412 सीट यूपी में मतलब केंद्र में अपना टारगेट बता रहे हैं कि 412 सीटें बीजेपी की। 412 और पूरी बीजेपी लगातार 400 पार की बात कर रही है। वहीं उनके जो कार्यकर्ता हैं उनके अंदर भारी उत्साह के साथ 412 प्लस की बात कर रहे हैं। तो ऐसी खास रिपोर्ट देखने के लिए बने रहिए कैमरा पर्सन गुलशन के साथ टिंकू शाह, लखनऊ।